ये दौर हिटलर का नहीं है, लेकिन झूठ बनाने और फैलाने में माहिर हिटलर के खास गोएबल्स वाला कैरेक्टर आपको टीवी स्टूडियोज से लेकर सोशल मीडिया तक खूब मिलेंगे। अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर एक झूठ बोलता है। एक कन्वेंशन सेंटर का विजुअल चलाते हुए अर्नब उसे तुर्की में कांग्रेस का ऑफिस बताता है और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का हेड अमित मालवीय उस झूठे वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर पब्लिश करता है। इसके बाद ट्रोल आर्मी इस वीडियो को वायरल करने में लग जाती है। यह हास्यास्पद भी है, घटिया भी और अलार्मिंग भी। झूठे वीडियो के लिए अर्नब का चैनल माफी मांगते हुए एक पोस्टर रिलीज कर देता है, लेकिन अमित मालवीय और ट्रोल आर्मी के प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो जस का तस पड़ा हुआ है। आरोप है कि अर्नब और अमित मालवीय का इरादा था दंगे भड़काने के लिए लोगों को उकसाना और शांति भंग करने के लिए जानबूझकर कांग्रेस को अपमानित करना। हालांकि अर्नब की पत्रकारिता और अमित मालवीय की सच्चाई से रिश्ते की पोल बार बार खुलती ही रहती है, लेकिन जो बेशर्मी इस वीडियो में दिखाई गई है गोदी पत्रकारिता और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की सीमाओं को लांघने वाला है। और इसी कारण बीएनएस की धारा 192 और 352 के तहत अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय के खिलाफ यूथ कांग्रेस के लीगल सेल हेड श्रीकांत स्वरूप बीएन ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। अर्नब गोस्वामी के शोज का विश्लेषण बताता है कि पत्रकारिता की आड़ में उनका मुख्य काम बीजेपी की चाटुकारिता और विपक्षी दलों के अपमान के साथ साथ समाज में नफरत का जहर घोलना है। इसी तरह बीजेपी के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग के इंचार्ज के रूप में अमित मालवीय का मुख्य काम झूठ का प्रसार दिखता है। टीवी न्यूज प्रोडक्शन में एक शो बनाने में एक पूरी टीम लगती है। लिखने वाला, डिजाइन करने वाला, एडिट करने वाला, चेक करने वाला और अंत में पढ़ने वाला व्यक्ति होता है। किसी भी स्तर पर यह गलती पकड़ में क्यों नहीं आई? अमित मालवीय और आईटी ट्रोल्स भी यह गलती क्यों नहीं पकड़ पाए? तो सवाल यह उठता है कि यह गलती थी भी या एक सोची समझी रणनीति, व्हाट्सएप के जरिए इंटरनेशनल रिलेशन और इतिहास का ज्ञानी बनने वाले लोगों के दिमाग में एक झूठ परोस देने की कोशिश। न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। एक गोएबल्स ने हिटलर के पूरे साम्राज्य को भयंकर रूप से बढ़ाया। सोचिए, अगर गोएबल्स जैसों की एक पूरी फौज किसी देश में काम करे तो क्या हो? क्या भारत में यही स्थिति है? सबसे पहले समझिए कि रिसेंटली हुआ क्या है। 15 मई 2025 को रिपब्लिक टीवी के प्राइम टाइम शो में अर्नब गोस्वामी ने एक तस्वीर दिखाकर कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस तुर्की के इस्तांबुल शहर में है। इस तस्वीर को दिखाते हुए अर्नब ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है और इसके पीछे गांधी परिवार का हाथ है, जो बार बार देश हित से समझौता करता रहता है। इस पूरे मुद्दे को अर्नब ने देश की अखंडता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुर्की, जो पाकिस्तान का करीबी है, उसके साथ कांग्रेस की नजदीकी राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने यहां तक कह दिया, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, और लोगों से अपील की कि कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करें और उस पर बैन लगाने की मांग भी उठाई। रिपब्लिक टीवी के इस दावे का असर सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहा। 2 दिनों बाद 17 मई को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे प्राइम टाइम शो की ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछा, कांग्रेस को तुर्की में ऑफिस खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? ये पोस्ट तुरंत वायरल हो गया और भाजपा समर्थकों के लिए ये एक नया नैरेटिव बनाने का जरिया बन गया, जिसके बाद बीजेपी समर्थकों ने इसे खूब शेयर किया। ऋषि बागरी नाम के एक्स यूजर वीडियो शेयर करते हुए लिखता है, जब तुर्की में सिर्फ 300 भारतीय रहते हैं तो फिर कांग्रेस को वहां ऑफिस खोलने की क्या जरूरत है? फिर आगे लिखा, क्या अब एर्दोगन कांग्रेस का नया खलीफा बन गया है? क्या वो कांग्रेस के इस्लामीकरण की साजिश का हिस्सा है? ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने वाला भी था। जयपुर डायलॉग्स नाम के एक्स यूजर ने लिखा, आखिर कांग्रेस को तुर्की जैसे देश में ऑफिस खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो साहब, पत्रकार की खाल में अर्नब गोस्वामी ने एक झूठ फैलाया और अमित मालवीय और आईटी ट्रोल आर्मी उस झूठ के सहारे नैरेटिव गढ़ने लगी। अब सच्चाई क्या है वो जानिए। जो इमारत रिपब्लिक टीवी के प्राइम टाइम शो में दिखाई गई थी, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का तुर्की ऑफिस बताया गया, असल में उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना है ही नहीं। ये बिल्डिंग इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर है जो तुर्की के इस्तांबुल शहर के सिसिली जिले के हर्बिये इलाके में स्थित है।
इस सेंटर का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2009 को हुआ था और इसका मालिकाना हक इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी के पास है। इसे सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनियों और अन्य बड़े कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि दुनिया के अन्य शहरों में भी ऐसे सेंटर्स होते हैं। इस सेंटर के नाम में कांग्रेस का होना सिर्फ एक संयोग है और उसका कोई भी संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं है। यानी जिस तस्वीर को दिखाकर दावा किया गया कि तुर्की में कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, वो पूरी तरीके से झूठा और भ्रामक दावा है और इस भ्रामक जानकारी को हथियार बनाकर सोशल मीडिया पर एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया। अर्नब गोस्वामी को भ्रामकता फैलाने में महारत हासिल है क्योंकि इनका भ्रामक जानकारी फैलाने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। 25 सितंबर 2022 की यह खबर देखिए। रिपब्लिक टीवी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में खबर चलाई कि चीन में तख्ता पलट होने वाला है। चीनी प्रेसिडेंट के घर को पुलिस ने घेर लिया है। इस रिपोर्ट का सोर्स था जर्मन रिपोर्टर जॉर्ज फाहरियन की एक व्यंग्यात्मक थ्रेड एक ट्विटर के जैसा ही मेटा कंपनी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जॉर्ज फाहरियन की थ्रेड का उपयोग रिपब्लिक टीवी ने अपनी न्यूज रिपोर्ट फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज के रूप में किया। फाहरियन को जब बताया गया कि उनके व्यंग्यात्मक थ्रेड को रिपब्लिक टीवी ने वास्तविक समाचार के रूप में उठाया और प्रकाशित किया तो उन्होंने जवाब दिया, चूंकि एक भारतीय टीवी चैनल अब इस थ्रेड पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसलिए मैं दोहराता हूं कि दो चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता। अर्नब यही नहीं रुके, ये वीडियो देखिए। आई एम टेलिंग यू, प्लीज चेक 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. ये सुनकर आपको लग रहा होगा खबर तो भाई के पास पक्की है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरीना होटल में 5वां फ्लोर है ही नहीं। Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. अर्नब गोस्वामी जब अपने चैनल पर लगातार झूठ फैलाने और चाटुकारिता करने लगे तो लोगों ने इनका चैनल देखना बंद कर दिया। चैनल की टीआरपी डाउन हो गई। वही टीआरपी जिसके लिए मुझे ड्रग्स दो, दीपिका क्या आप ड्रग्स लेती हैं जैसे नाटक किए गए थे। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए। यहां तक के टीआरपी स्कैम में भी इनका नाम आया था। दरअसल अक्टूबर 2020 में मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्हें चैनलों द्वारा धोखाधड़ी से अपनी रेटिंग बढ़ाने की शिकायतें मिली हैं। यह शिकायत हंसा रिसर्च ने की थी। यह वही कंपनी है जिसने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क की ओर से टीआरपी मापने के लिए बैरोमीटर बॉक्स लगाए थे। हंसा रिसर्च ने मुंबई पुलिस से कहा कि उसके पास पूर्व कर्मचारियों ने उन घरों का डेटा लीक कर दिया या बेच दिया है जहां ये बैरोमीटर लगाए गए थे। जब इस शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई तो पुलिस ने पाया कि रिपब्लिक टीवी की व्यूअरशिप में कुछ गड़बड़ी है, जिसके बाद पुलिस ने ARG आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के मालिकों के खातों का ऑडिट किया। इससे पता चला कि इसके हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत की टीआरपी और दर्शकों की संख्या 2016 में लॉन्च होने के पहले महीने से ही सामान्य से अधिक थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि जिन घरों में रेटिंग मापने के लिए बैरोमीटर लगाए गए थे, रिपब्लिक टीवी ने ऐसे घरों में अपने टीवी चालू रखने के लिए और रिपब्लिक टीवी देखने के लिए हर महीने 400 से 500 रुपए रिश्वत दिए, जिसके बाद रिपब्लिक टीवी की टीआरपी बढ़ गई और बढ़ी हुई टीआरपी के साथ ARG आउटलेयर मीडिया ने विज्ञापन दाताओं से अधिक पैसे वसूले थे। इस मामले में रिपब्लिक भारत के साथ साथ टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के आज तक और इंडिया टुडे भी शामिल थे। बार्क ने टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड पर व्यूअरशिप में हेरफेर के लिए 5 लाख का जुर्माना लगाया। हालांकि बाद में जब इसकी जांच ईडी को सौंपी गई तो ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि उसके निष्कर्ष मुंबई पुलिस के निष्कर्षों से मेल नहीं खाते। एजेंसी ने रिपब्लिक टीवी और उसके हिंदी समाचार चैनल आर भारत को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी में हेरफेर करने के आरोपों से मुक्त कर दिया। ईडी की विश्वसनीयता के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। खैर, अर्नब एक और कांड में फंसे। अर्नब को मुंबई पुलिस ने एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। मामला एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की कथित आत्महत्या से जुड़ा था। साल 2018 में मुंबई में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण था कि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने अन्वय नाइक का बकाया भुगतान नहीं किया था। हालांकि इस केस को पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक द्वारा एक ताज़ा शिकायत दर्ज कराई गई तो इस मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए गए।
जिसके बाद अर्नब को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ विजुअल्स भी सामने आए थे। जब पुलिस इस केस में सबूत इकट्ठा कर रही थी तभी अर्नब की कथित व्हाट्सएप चैट लीक हो गई और इन चैट से पता चला कि अर्नब देश की सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से ही पता था। 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी ने चैट में लिखा, समथिंग बिग विल हैपन। अर्नब आगे इन चैट्स में एक शख्स PDGA कथित तौर पर पार्थो दास गुप्ता बार्क के एक्स CEO को बताते हैं कि गवर्नमेंट बड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रही है कि वो पाकिस्तान को ऐसे जवाब देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे। ये बातें अर्नब बालाकोट एयर स्ट्राइक से 3 दिन पहले कर रहा था। पुलवामा हमले के बाद 14 फरवरी 2019 को अर्नब PDGA को लिखते हैं कि हम इस हमले की रिपोर्टिंग में और चैनलों से 20 मिनट आगे थे। उसके बाद लिखते हैं, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। जिस अटैक में देश के 40 जवान शहीद हो गए उसकी ये 20 मिनट पहले रिपोर्टिंग करने के लिए खुशी मना रहे थे। अर्नब का ये पहली बार नहीं था जब किसी की मौत का इन्होंने TRP बढ़ाने के लिए फायदा उठाया हो। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर इन्होंने कई सारे एपिसोड किए। इन्हें सुशांत से कोई हमदर्दी नहीं थी, ये केवल महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने के लिए सुशांत की आत्महत्या का फायदा उठा रहा था। ऐसे ही जब पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग कर हत्या कर दी गई थी तब अर्नब ने इस मौके पर फिर से फायदा उठाया और कांग्रेस, शिवसेना और सोनिया गांधी पर खास तौर पर निशाना साधा। आखिर में जब इनके खिलाफ FIR हो गई तो इन्होंने सावरकर बनने की कोशिश की। हालांकि इस घटना के 5-6 दिनों बाद ही यूपी में एक और साधु की हत्या कर दी गई, लेकिन अब देखिए अर्नब ने एक भी आवाज नहीं निकाली। यूपी की घटना से खतरे में पड़े हिंदू सुरक्षित थे। यह अर्नब गोस्वामी का भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित राज्यों में समाचार कवर करने का तरीका है। बात अमित मालवीय की भी कर लेते हैं। तो साहब अमित मालवीय जो है वो अपनी आदत से कभी बाज आते नहीं। और आदत क्या है? आदत है झूठी जानकारियां फैलाना। यह मामला इनका पहला नहीं है और न ही आखिरी। अमित मालवीय किस तरीके से सालों से इस काम में लगे हुए हैं वो समझिए। 15 जनवरी 2020 को बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कुछ लोगों को दिखाया गया और यह इशारा किया गया कि दिल्ली के शाहीन बाग में जो महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं वो पैसा लेकर ऐसा कर रही हैं। यानी उन्होंने यह आरोप लगाया कि शाहीन बाग का आंदोलन पैसे लेकर किया जा रहा प्रोटेस्ट है। थोड़ी सी गहराई में देखने पर ही पता चल रहा था कि वीडियो एडिटेड था। इस एडिटेड वीडियो के जरिए एक पूरी तरह फर्जी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई थी। 28 दिसंबर 2019 को इन्होंने लखनऊ के घंटा घर पर भीड़ का एक वीडियो ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, लेकिन यह आरोप जितना गंभीर था उतना ही झूठा भी निकला। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की जांच की और पाया कि वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि काशिफ साहब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ये काशिफ साहब कोई और नहीं बल्कि लखनऊ AIMIM के प्रमुख काशिफ अहमद थे। 27 नवंबर 2018 को अमित मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में डॉक्टर सिंह कहते सुनाई देते हैं, द गवर्नमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वर वेरी गुड। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो डॉक्टर मनमोहन सिंह बीजेपी शासित राज्यों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। यह वीडियो मनमोहन सिंह के भाषण में से काटकर शेयर किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था, माई रिलेशनशिप्स विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ वर वेरी गुड। वीडियो काट छांट कर झूठा नैरेटिव गढ़ने में तो अमित मालवीय माहिर ही हैं और इसके कई उदाहरण सामने हैं। अमित मालवीय हो या अर्नब गोस्वामी, झूठ का सहारा देश में नफरत फैलाने और एक विचारधारा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं और वाइस वर्सा एक दूसरी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ गोएबल्स किया करता था हिटलर के लिए। सोचना आपको है कि क्या ये देश के भविष्य के लिए ठीक है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।